नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हम कोशिका से लेकर अंग तक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 विज्ञान से संबंधित चैप्टर है और हमने इसके 2 हिस्से देख लिए हैं। आइए चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। तो आज का जो पहला हिस्सा है वो है तंत्रिका तंत्र। पिछले हिस्सों में हमने क्या पढ़ा था? कोशिका के बारे में पढ़ा था, जंतु कोशिका, पादप कोशिका क्या होती हैं, क्या अंतर होता है। इसके अलावा कोशिका के अंगों के बारे में जाना। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों के बारे में। तो जो तंत्र नंबर 1 है वो है तंत्रिका तंत्र। बच्चों, शरीर में जितनी भी घटनाएं हो रही होती हैं उनका नियमन नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। चाहे जो भी काम हमारे शरीर में हो रहा है वो तंत्रिका तंत्र नियंत्रित कर रही होती है। इससे अगर 3 हिस्से की बात करें तो एक होता है हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, दूसरा होता है रीढ़ की रज्जु यानी कि कमर, आप पीछे हाथ लगाएंगे तो रीढ़ की रज्जु नजर आएगी, तो ये हिस्सा होता है। तीसरा होता है तंत्रिकाएं यानी कि इनको कनेक्ट करने वाली रचनाएं होती हैं। तो 3 हिस्सों से पूरा तंत्रिका तंत्र बना होता है। दिमाग जो होता है, मस्तिष्क होता है, बहुत कोमल और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इतना कोमल होता है, इसके लिए कपाल के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। सुगंध, श्रवण और रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क में कई हिस्से होते हैं। बात करें जंतुओं से, अगर मनुष्य की तुलना की जाए तो मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर तर्क करने की क्षमता पाई जाती है। वो तर्क कर सकता है क्या अच्छा है क्या खराब है। आगे है रीढ़ रज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड की अगर हम बात करें तो हमारे सिर के ठीक पीछे के हिस्से में एक बेलनाकार खोखली संरचना पाई जाती है। इसको हम रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ रज्जु में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने की क्षमता होती है, यानी कि जो हमारे मन से न चल के ऑटोमेटिक होती है, उनको नियंत्रण कौन करता है? रीढ़ रज्जु करती है। तीसरा हिस्सा आता है तंत्रिकाओं के बारे में। तंत्रिकाएं क्या होती हैं? एक जाल होती हैं, पूरे शरीर में फैली होती हैं। शरीर में कोई भी किसी प्रकार का कोई सिग्नल मिलता है, संवेदना होती है, कोई उद्दीपन होता है तो उसे ग्रहण करके ये तुरंत हमारे रीढ़ की रज्जु या मस्तिष्क सूचना को पहुंचा देते हैं। अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो इसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कपाल तंत्रिका, दूसरी होती है रीढ़ तंत्रिकाएं। यानी कपाल का मतलब सिर, वो ज्ञानेंद्रिय जो दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं, जैसे सूंघने, सुनने, छूने, स्वाद और जानने की सूचना आदि क्या होती हैं? हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। तो ये तक कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की रीढ़ की तंत्रिकाएं होती हैं जो अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, रीढ़ रज्जु कहते हैं। इन तंत्रिकाओं का जो जाल होता है वो शरीर के अंदर त्वचा पर फैला होता है। सूक्ष्म जंतुओं में जैसे कि अमीबा, स्पंज आदि में कोई तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। ये कोशिकीय जीवों में कोई तंत्रिका तंत्र आपको नजर नहीं आएगा, परंतु इनके शरीर में संवेदना द्वारा ये ग्रहण कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं। हाइड्रा, स्कैरिस, केचुआ आदि में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और बहुत सारे कशेरुकी जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन ठीक से विकसित नहीं होता है। अब बात करते हैं एक और तंत्र की, इसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। वे रसायन जिसके द्वारा शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्रिकीय समन्वय होते हैं, उन रसायनों को हम हार्मोन कहते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को स्रावण करती हैं, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो रक्त के माध्यम से, हार्मोन्स के लिए कोई अलग से कोई नली नहीं होती है, ये निकलते हैं शरीर में और ये पूरे ये रक्त में मिल जाते हैं, खून में मिल जाते हैं और उसके माध्यम से पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक संदेश को वहन करते हैं, यानी कि विभिन्न कोशिका के अंगों तक, कोशिकाओं के अंगों तक ये पहुंचाते हैं सिग्नल को। जैसे कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनलिन हार्मोन है। जब आपको गुस्सा आएगा, उत्तेजना होगी तो ये निकलेगा और जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तो ये निकलना बंद हो जाएगा। निकलना बंद इसलिए होता है क्योंकि यह एक अलग तरह का हार्मोन नार एड्रेनलिन निकालता है। नार एड्रेनलिन के माध्यम से आपका शरीर पुनः पुनः समान हो जाता है। इसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, पीयूष ग्रंथि और जननांगों से भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के हिस्से की, कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि जो हमारे सिर में पाई जाती है, इस
इससे एक हार्मोन निकलता है, इसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उस ग्रंथि। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरे होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन से का जो संबंध है वो थायराइड ग्रंथ से है। ये शरीर की जो उपपचय क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। और थायरॉक्सिन कमी होने पर घेंघा रोग हो जाता है। अगला आता है पैराथायराइड, यानी कि पैराथ हार्मोन होता है। पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन जो होता है उसका काम क्या होता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करना, ज्यादा कम ना होने पाए, इसे काम पैराथ हार्मोन करता है। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि, इससे एड्रेनालिन निकलता है जो कि क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। फिर है अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में हो चुका है इंसुलिन। रक्त में जो शुगर की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, उसको नियंत्रित करता है। अगर शुगर की मात्रा नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए तो हमको डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। अब बात करते हैं वृषण या नर में जो वृषण होते हैं उसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि नर जननांगों को विकास में सहायता करते हैं और इसी के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से बहुत सारी पौरुष समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अंडाशय की बात करें जो मादा जीव में होता है, अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, अंडयुज के निर्माण में सहायता करता है। इस प्रकार हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देखा, जाना। अब एक हिस्सा और बचा है, पौधों के अंदर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होती है, वो कैसे होता है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र डायरेक्टली नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं जिससे पौधों में वृद्धि और प्रकाश, जल के प्रति उद्दीपन देखने को मिलता है। पौधों में जो हार्मोन होते हैं वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड और एथिलीन होते हैं। हम सभी लोगों ने चना के खेत में देखा होगा कि किसान जब चना खेत होता है उसको उसको बड को तोड़ देता है जिससे कि और ढेर सारी शाखाएं निकल आती हैं। ये किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि पादप हार्मोन ऑक्सिन की वजह से वहां पर बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। आगे बात करते हैं जो ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन क्या होता है, कोशिकाओं के दीर्घीकरण में सहायता करता है। तने में पार्श्व कोशिकाओं को निकलने से ये रोकता है। यानी अगर ये कोशिका सामने पाया जाएगा तो बगल से कोई कोई अलग से तना नहीं निकल सकता, इसलिए अगर आप इसको बट को तोड़ देंगे तो सगल बगल से साइड से बहुत सारी शाखाएं निकल आएंगी। दूसरा आता है जिब्रेलिन। इसके प्रभाव से तने के जो पर वो लंबे हो जाते हैं। अंगूरों का आकार और इसके गुच्छों का जो लंबाई बढ़ाने में जिब्रेलिन का बहुत बड़ा योगदान है। फिर आता है साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कोशिका विभाजन बढ़ाता है। एबिसिसिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, जो रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संचालित करता है और पत्ती को झड़ने से भी ये सहायता करता है। यानी पत्ती को पेड़ से अलग होना है तो एब्सिसिक एसिड के द्वारा ये पत्ती को अलग हो जाती है। पांचवा आता है एथिलीन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। ये कच्चे फलों जैसे कि केला, आम, संतरा आदि को जल्दी से पकाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण तंत्रों के बारे में। अब हम आज इसी हिस्से में चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर की। तो चलिए तैयार रहिए प्रश्नोत्तर के बारे में। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सही उत्तर होगा यहाँ पर अमीबा। मनुष्य, हाथी, बरगद में उत्तर सही क्या होगा, अमीबा का। पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक होता है, बड़ी रिक्तिका होती है। तीनों बातें सही हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा। कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है उसे किसे कहते हैं, हरित लवक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन क्या है, जंतु हार्मोन है कि औषधि है कि उत्सर्जित पदार्थ है कि पादप हार्मोन है। तो साथियों ये क्या है बच्चों, ये पादप हार्मोन है। बच फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग होता है, ये है ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल या साइटोकाइनिन। तो फलों को पकाने में जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है एथिलीन। अब खाली स्थान भरना है। जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं वो किससे निकलते हैं, लिख लीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। खाली स्थान भर लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं।
इस प्रकार हमने पहला भर लिया है। और ख नंबर में क्या भरना है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की पहले में आप भरेंगे रचनात्मक, रचनात्मक दूसरे में कार्यात्मक इकाई होती है, इकाई है। ग नंबर में ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। कौन सा ऊतक सहायक होता है, वो होता है प्रविभाजी या विभाजोतक भी कह सकते हैं, लेकिन आप भरिएगा प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। शरीर के, अगला है शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथीलियम ऊतक सहायता करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इपिथीलियम, इपिथीलियम ऊतक सहायता करते हैं। अगला है समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान रचना और कार्य करने वाले कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसको तुरंत यहीं पर रोक कर आप इसको भर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमको लगाना है तीर। जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसके द्वारा होती है, प्रविभाज्य ऊतक के द्वारा होता है। तो पहले को लगाओगे आप तीसरे में। फिर मक्खी क्या होती है, बहुकोशिकीय जीव होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, संदेशों का संवहन करता है। और संवहन ऊतक क्या होता है, जाइलम होता है। तो इस प्रकार हमने तीर लगा लिया है। आप सभी लोग इसको लगा लीजिए ध्यान से देखकर। पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा और चौथे में चौथा। सही गलत चिन्ह लगाना है। चौथे नंबर में का नंबर में हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। बिल्कुल सही है, निरंतर कार्य करती हैं, सही चिन्ह लगा लीजिए। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, बिल्कुल गलत, ये पादप कोशिका में होता है। ये भोजन का संवहन करता है। इसके अलावा अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, बिल्कुल गलत है, एक कोशिकीय जीव है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, बिल्कुल सजीव कोशिका से ही बने होते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत बात है, सब में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। जंतुओं में तो बिल्कुल नहीं होती है, पादप में होती है। अब बात करते हैं कोशिकाओं के किस हिस्से में कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आप जितने भी नाम लेंगे बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। अगला आता छठवां नंबर, प्रविभाज्य ऊतक की दो विशेषताएं लिखिए और ये कहाँ पाए जाते हैं। इसका उत्तर हमने पहले भी जिक्र किया था। चलिए आपको ले चलते हैं प्रविभाज्य ऊतक तक। इसका उत्तर क्या होगा, छठवें का उत्तर यहाँ है प्रविभाज्य ऊतक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों जैसे जड़ व तने की कलिकाओं के शीर्ष में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होती है। ऐसे ऊतक को प्रविभाजी ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक कहा जाता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा जाता है लिख लीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चैप्टर को ध्यान से इसको देखिएगा, इसको रोक कर लिख सकते हैं, नहीं तो किताब में लिखा होगा वहां से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, उनके कार्य बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं, अभी जो हमने आज ही पढ़ा है और इसको देखते हैं। पहला नंबर है पीयूष ग्रंथि, ये इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, शरीर की वृद्धि और करता है और इसकी कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। पहला हार्मोन तो ये हो गया। दूसरा हार्मोन थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, शरीर की उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों, ये दोनों को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यही है। इसको आप चाहे तो रोक के ठीक से लिख सकते हैं। आठवां है पादप और जंतु कोशिका में अंतर। शुरुआत में हम चलेंगे चैप्टर के। पादप जंतु कोशिका में जो अंतर है वो अंतर हमको देखने को यहाँ मिलेगा। उत्तर नंबर 8, या जितना भी खाली ये हिस्सा बना हुआ है इसमें जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखा हुआ है। पादप कोशिका इधर है, जंतु कोशिका इधर है, आप इसको लिख सकते हैं। पहला नंबर है कोशिका भित्ति, जंतु पादप कोशिका में क्या लिखोगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है हरित लवक पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में होता है। पादप कोशिका में अगला क्या है, रिक्तिका बड़ी हुआ एक संख्या में एक होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और संख्या में ज्यादा होती है। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र की तरफ होता है, बीच बीच में होता है। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को, इस प्रश्न का भी उत्तर देख लिया।
आप इसको रोक कर देख के लिख सकते हैं। 9वां नंबर है रेखित अरेखित पेशी पेशी में अंतर। इसको देखते हैं, रेखित और अरेखित पेशी में क्या अंतर है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे जो जितना ये बना हुआ है, गोला गोला हमने लाइन खींच दिया है, इसके अंदर जितना हिस्सा लिखा हुआ है इसी को बना लेना है। रेखित पेशी का उदाहरण ये है, जो मांसपेशी होती है हड्डी से जुड़ी होती है, ये रेखित पेशी है। और दूसरा अरेखित पेशी यहाँ पर नजर आ रही है, इसमें कोई रेखा नजर नहीं आती है। तो इन दोनों चित्र आप किताब से देख के बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर यही होगा। अगला है 10वां नंबर आंसर, वो है पादप कोशिका का चित्र बनाना है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत नहीं की थी। तो ये है पादप कोशिका का, ये जितना ये गोला में बिछा हुआ है ये पादप कोशिका का चित्र है। इसको आप यहाँ से बना लेंगे, चाहे इसमें देख के आप बना लीजिए, चाहे बुक से बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण बातें थे उनको सबको जान लिया है, जैसे कि कोशिका में की संरचना और कार्य क्या है, पादप जंतु कोशिका में अंतर क्या है, और ऊतकों का परिचय हो गया, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय हो गया। इसके अलावा पौधों के जो हार्मोन होते हैं उनका भी परिचय हमने प्राप्त किया है। तो इस चैप्टर यहीं तक। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में एक बार फिर से। तब तक के लिए गुड बाय।